बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाते हैं हैदराबाद ब्लास्ट की जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। इस बात का पता चला है कि बम अमोनियम नाइट्रेट से बने हुए थे और मौकाए वारदात से जांच टीम को एक घड़ी भी मिली है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस घड़ी की मदद से टाइम बॉम्ब बनाए गए थे। इसके टाइमर पुणे ब्लास्ट में इस्तेमाल टाइमर से मेल खाते हैं। इससे पुणे ब्लास्ट के आरोपियों की तरफ भी शक की सुई अब घूम रही है। पुणे ब्लास्ट और यहां का टाइमर एक जैसा है। पुणे ब्लास्ट के आरोपियों पर भी शक की सुई जा रही है और अब कहा यह जा रहा है कि कुछ आतंकियों की जिनकी धरपकड़ अब से कुछ महीने पहले की गई थी, इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। मौकाई वारदात से घड़ी बरामद की गई है और कहा यह जा रहा है कि पुणे में जिस तरह से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था 1 अगस्त 2012 को, बिल्कुल उसी तरह की जो तरकीब है वो यहां पर भी अपनाई गई थी। टाइम बॉम्ब बनाने में घड़ी की मदद का शक है, जो घड़ी मौकाई वारदात से बरामद की है पुलिस ने। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है और जो सबसे अहम जानकारी इस वक्त उभर कर सामने आई है, अब्दुल वासिम मिर्जा नाम का वो शख्स जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में भी जख्मी हुआ था और इस समय भी यानी कि दिलसुख नगर में भी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें भी वो जख्मी हुआ है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और आज ही पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। पूछताछ के दौरान उसकी ओर से जानकारी दी गई है, वो भी संदेह पैदा करती है। उसने कहा है कि वो सिर्फ चाय पीने के इरादे से दिलसुख नगर आया था, जबकि उसका घर दिलसुख नगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है आतंकी हमले में दूसरी बार जख्मी हुआ है। इसके पहले 2007 में जब हमला हुआ था मक्का मस्जिद में, उस दौरान इसकी टांगे चली गई थी। ये चल फिर नहीं सकता है, इसके लिए इसे सहारा लेना पड़ता है बैसाखी का। लेकिन 7 किलोमीटर दूर चलकर चाय पीने के लिए दिलसुख नगर आना भी अपने आप में कई सवाल को खड़ा कर रहा है और उसी सवाल को सुलझाने में इस वक्त हैदराबाद पुलिस लगी हुई है। एनआईए की टीम भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और इस वक्त मनीष अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दीजिए कि पुलिस ने जो पूछताछ की है अब्दुल वासिम मिर्जा से, किस तरह की जानकारी मिल पाई है इस शख्स से? देखिए, पुलिस बहुत ज्यादा जिस पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है वो तो उससे नहीं कर पाई है, क्योंकि वो खुद अभी घायल है और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन हाँ, तमाम एजेंसियों के लोगों ने उससे देर रात जाकर पूछताछ की, समझने की कोशिश की कि आखिर ये महज इत्तेफाक, संयोग या योगायोग था कि वो दोबारा भी बम धमाकों में उसी मौकाए वारदात पर मौजूद था। इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो शक की सुई गहरी जरूर होती है, लेकिन पुख्ता नहीं, क्योंकि अभी पुलिस की एजेंसियों की तरफ से जो उनकी जांच आगे बढ़ रही है, एनआईए इसमें शामिल है, खुफिया विभाग शामिल है, तमाम राज्यों के एटीएस के लोग शामिल हैं। ऐसे में शक की सुई इस व्यक्ति पे जाती जरूर है, कथित तौर पर जो बात हो रही है, लेकिन ये भी समझना होगा कि ये इत्तेफाक था या वाकई इसका हाथ हो सकता है इस कारगुजारी को अंजाम देने में। तो अभी इस पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। सारे लोग केवल यही कह रहे हैं कि जांच अभी प्राथमिक दौर में है और इस पर अभी कोई भी बयान या किसी सूत्र की खबर पे इसको पुष्ट करना ये अभी उचित नहीं मान रहे। लेकिन हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जांच के दायरे का हिस्सा है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ी खामी मुझे फिर एक बार नजर आ रही है चित्रा, मुंबई में जब 26/11 हुआ था तो जो स्थिति वहां थी वही यहां नजर आ रही है। ना तो सरकार की तरफ से और मीडिया के बीच में कोई इंटरफेस है, जो कि 26/11 के दौरान भी हुआ था। कोई भी ऐसा अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, जो समय समय पर आखिर जांच कहां जा रही है, कैसे जा रही है, क्या इसमें हो रहा है, इसकी जानकारी देने वाला मीडिया को यहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से खबरों की पतंगबाजी होती है, उसमें इस तरह से सरकार का जो रवैया होता है कि कोई बीच में मीडिया और सरकार या एजेंसियों के बीच इंटरफेस नहीं होता, वही सबसे बड़ी वजह होती है। बिल्कुल। और पिछले 2 दिनों में मनीष हम ये भी देख पा रहे हैं कि न सिर्फ जो राजनेता हैं बल्कि पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं, 2-3 मिनट वहां का जायजा लेते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि वीवीआईपी की तरह आखिर अपने आप को ट्रीट क्यों करवाना चाहते हैं ये सभी लोग। लेकिन साथ ही अगर अब्दुल वासिम मिर्जा की हम बात करें, पूछताछ में उसने कहा है कि वो 7 किलोमीटर दूर सिर्फ चाय पीने के लिए दिलसुख नगर आया था। क्या उसका ये बयान संदेह पैदा नहीं करता, क्योंकि वो खुद चल फिर नहीं सकता है बिना बैसाखी के
उसकी टांगे जा चुकी हैं मक्का मस्जिद ब्लास्ट जब हुआ था, और वो इतनी दूर से क्या सिर्फ चाय पीने के लिए दिलसुख नगर आया था? ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, ये बात पेट में नहीं पचती। लेकिन जो पहला सवाल आपका था कि आखिर पुलिस अधिकारी वहां पर अपनी सुरक्षा अमले को लेकर जब पहुंचते हैं तो वहां का नजारा कुछ और होता है। मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ के जाऊंगा। कल सुबह से इंडिया न्यूज ये देख रहा था कि जितने बड़े राजनेता आ रहे थे वहां इस तरह की जांच के पूरे तारतम्य को बिगाड़ रहे थे। उनके आने के पहले और उनके जाने के बाद तक का वहां जो सूरत हाल होता था, केवल और केवल पुलिस, केवल और केवल उनका सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरा। यहाँ पर सरकार 2-3 मसलों से जूझ रही है। एक मसला है तेलंगाना का, जिसमें सरकार घिरी हुई है। दूसरा बम धमाका हो गया, और तीसरा नक्सली इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो इन सारी बातों को लेकर जब हमने किसी अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने यही कहा कि ये बहुत सेंसिटिव जोन में आता है, क्योंकि 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये राज्य जूझ रहा है, और यही वजह है कि हर आने जाने वाले के लिए सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा करना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि क्या आम आदमी को ये सुरक्षित कर पाएंगे, क्या आम आदमी के लिए ये सुरक्षा दे पाएंगे, इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना तो नेता ना पुलिस। बिल्कुल, और इसका जवाब उनसे जब भी मांगा जाता है तो चुप्पी भी साध लेते हैं ये राजनेता या फिर पुलिस प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों की हम बात करें। बहरहाल शुक्रिया मनीष, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल एक शख्स से पूछताछ की गई है जो शक के घेरे में है। जैसे और जानकारी इस बारे में आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं हैदराबाद ब्लास्ट मामले में जांच अब तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी जांच के सिलसिले में आपको बता दें, शुक्रवार शाम को इस जांच के सिलसिले में 5 घंटे से ज्यादा स्पेशल सेल की एक टीम ने तिहाड़ जेल में बंद इंडियन